नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पर। आज है 12 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 12 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 12 अक्टूबर और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय शतरंज दिवस। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 12 अक्टूबर को यूनिवर्सल म्यूजिक डे के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 12 अक्टूबर को ही विश्व आर्थराइटिस दिवस यानी कि गठिया रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साल 2024 में यह जो दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम रखा गया है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। इसके बारे में बताएं तो इसे सबसे पहली बार साल 1996 में मनाया गया था और इसे मनाए जाने की शुरुआत विश्व गठिया दिवस के जो है मनाए जाने की शुरुआत आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे पहली बार साल 1996 में मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इस साल जो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया, इसका थीम रखा गया बच्चे अपनी आँखों से प्यार करें। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को या अनिल कुमार गुप्ता को या पी वेणुगोपाल को या मनोज कुमार दुबे को? तो जैसा कि आपने पता है कि 9 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा जी का निधन हुआ और जिसके बाद टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है वह नोएल टाटा को बनाया गया। तो सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं टाटा के बारे में। तो टाटा ग्रुप्स की स्थापना साल 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है। अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे अनिल कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता को एएआई का सदस्य नियुक्त किया गया है। पी वेणुगोपाल की अगर बात करें तो इन्हें हृदय शल्य चिकित्सक का अग्रदूत कहा जाता है और हृदय शल्य चिकित्सक का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है और अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, जिसके कारण यह चर्चे में थे। और मनोज कुमार दुबे की अगर बात किया जाए तो आईआरएफसी का इन्हें सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। अगला प्रश्न है कि हांगकांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह किस देश की लेखिका हैं? तंजानिया की, फ्रांस की, नॉर्वे की या दक्षिण कोरिया की? तो यहाँ पे हांगकांग की बात करें जिसको साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में की गई थी और शुरुआती दौर में कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साल 1968 में छठा क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र, और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साल 1969 में। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं वह दिए जाते हैं स्वीडन में और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसे दिया जाता है नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार के अगर बारे में बात किया जाए तो इसकी घोषणा जो है वह अक्टूबर के महीने में की जाती है। जैसा कि आपने पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर साल
1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर साल 1906 को। तो जिसके कारण नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वह अक्टूबर महीने में की जाती है, और इस पुरस्कार को उनकी पुण्यतिथि के दिन यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो यह जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है इसे दिया जाएगा 10 दिसंबर 2024 को। साथ ही साथ अन्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के लिए वह दक्षिण कोरिया की हांगकांग थी। और अन्य ऑप्शंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो साल 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था जॉन ओलाव फासे को, और यह नॉर्वे से थे। साल 2022 की नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो साल 2022 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वह एनी एनॉक्स को दिया गया था, और इनका संबंध फ्रांस से था। और साल 2021 के अगर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो यह दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, और इनका संबंध जो था वह तंजानिया से था। तो हालांकि दिया गया जो प्रश्न है कि हांगकांग को जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है उनका संबंध किस देश से है, तो दक्षिण कोरिया से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक वार के लेखक कौन है? बिल गेट्स, सैम पित्रोदा, बॉब वुडवर्थ या सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर पुस्तक वार के जो लेखक हैं वह है बॉब वुडवर्ड। तो सही आंसर होता है सी। यहाँ पे इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो इस पुस्तक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही साथ जो है वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, और रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके सत्ता के गत्यात्मक की जांच करती है। ठीक है, जो पुस्तक है कि इनके सत्ता किस प्रकार से, ठीक है, उतराव चढ़ाव से भरी रही, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हुई यह पुस्तक वार है, और जिसके लेखक बॉब वुडवर्ड हैं। इनके अन्य पुस्तक की अगर बात करें तो बॉब वुडवर्ड की अन्य जो पुस्तक है वह है फियर, रेज और पेरिल, इनकी अन्य पुस्तकें हैं। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम जानें तो अभी हाल ही में चर्चे में थी बिल गेट्स की पुस्तक, और उसका नाम था सोर्स कोड मेरी शुरुआत, कोड मेरी शुरुआत, जो कि जून 2024 में पब्लिश हुई थी। सैम पित्रोदा की बात करें तो इनकी पुस्तक थी लोकतंत्र का विचार, जो कि अप्रैल 2024 में पब्लिश हुई थी। और सलमान रुश्दी की बात करें तो इनकी पुस्तक थी नाइफ यानी कि चाकू, हत्या के प्रयास के बाद चिंतन, और इनकी यह पुस्तक जो पब्लिश हुई थी वह भी अप्रैल 2024 में पब्लिश हुई थी। तो यह सारे अन्य पुस्तकें भी हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या ओरांग टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको लेकर यह क्वेश्चन बना है। अभी हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या 54 हो गई है, और इनके रख रखाव में समस्या होने के कारण बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, जिसका नाम कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्तमान समय में अगर टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो जैसा कि आपने पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है साल 1973 में किया गया था, और वर्तमान समय में भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या जो है वह 55 है। अब यहाँ पे इनके नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात करें तो यह टाइगर रिजर्व जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, और
मुख्य क्षेत्र के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ओरांग टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है और मुख्य क्षेत्र के आधार पर यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। मुख्य क्षेत्र के आधार पर यह सबसे छोटा है और नागार्जुन सागर श्री सागर शैलम यह सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे अन्य की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 55 टाइगर रिजर्व हैं, तो 55वां जो टाइगर रिजर्व बना था वह बना था करौली टाइगर रिजर्व। करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अन्य की अगर बात करें तो भारत में जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या अगर बात किया जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है भारत में है। और भारत में नियमित रूप से बाघ गणना की शुरुआत जो हुई थी साल 2006 में हुई थी और यह प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है। तो वर्तमान समय में जो हम टाइगर के आंकड़ों को देखते हैं वह साल 2022 का टाइगर रिजर्व गणना है, ठीक है। और इसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या जो है 3167 है और सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा भी दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। हालांकि जो पूछा गया है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा स्थापित किया गया, तो सही आंसर होता है बी कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि वर्तमान समय में जो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसमें कुल बाघों की संख्या 54 है। अगला प्रश्न है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लाओस में या बाकू यानी कि अजरबैजान में या बर्लिन यानी कि जर्मनी में या रियो डिजनेरियो यानी कि ब्राज़ील में? तो अभी हाल ही में चर्चे में थे क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लाओस गए और भारत के प्रधानमंत्री को लाओस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और यह आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। तो सही आंसर होता है ए। लाओस की अगर बात करें तो लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। और इसके अगर राजधानी की बात किया जाए तो लाओस की जो राजधानी है वह है वियांगचान। और लाओस के अगर मुद्रा की अगर बात किया जाए तो लाओस की मुद्रा का नाम जो है लाओ कीप है। साथ ही साथ अगर हम यहां पे आसियान की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त साल 1967 को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में किया गया था। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर, इसकी आधिकारिक भाषा जो है वह अंग्रेजी है। तो जो दिया गया था प्रश्न उसके अनुसार सही आंसर होता है आपका ए कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वह लाओस में आयोजित हुआ। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर जाने तो अभी हाल ही में चर्चे में था अजरबैजान यानी कि बाकू। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वह जर्मनी के बर्लिन में किया जाएगा। और जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में G20 यानी कि ग्रुप 20 जिसका कि वर्तमान नाम 21 है, क्योंकि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की गई थी साल 2023 में तो इसमें एक नया देश जुड़ा था यूरोपियन संघ। तो इस प्रकार से G20 में कुल देशों की संख्या 21 हो जाती है। तो अब इसका नाम G21 भी हो गया है। तो 2024 में G20 की जो मेजबानी थी वह ब्राजील के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन किया गया था रियो डिजनेरियो में।
तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब जानते हैं कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी हाल ही में पेशेवर टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल चर्चे में थे, क्योंकि अभी उन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है और उनका अंतिम जो मैच होगा डेविस कप के लिए होगा नवंबर महीने में, और उसके बाद वह टेनिस से संन्यास लेंगे। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया गया और भारतीय नौसेना ने छठी मिसाइल सह गोला बारूद वज्रा को लॉन्च किया है। नवाचार और स्वदेशीकरण के लिए स्वावलंबन 2024 की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। और अभी हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जा रहा था, जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। और चर्चे में था सदुल्ला बतकुम्मा समारोह। यह नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है और इसका आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर रहा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। लाओस में, बाकू यानी कि अजरबैजान में, बर्लिन यानी कि जर्मनी में, या रियो डे जनेरियो यानी कि ब्राजील में। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।